नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से एंडोक्राइन सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा था, उस एंडोक्राइन सिस्टम से अभी तक जो भी वीडियो मैं डाला हुआ हूँ 3 वीडियो, उस 3 वीडियो से आज मेरा आगे का क्लास होगा। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम में बाकी बचे हुए ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि बाकी ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टोटल 9 ग्रंथियों में से मैं 2 ग्रंथि की चर्चा कर चुका हूं, पीनियल बॉडी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आज हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आगे पढ़ेंगे। आज हम इसी एंडोक्राइन सिस्टम के तीसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा ग्लैंड है, उस तीसरे ग्लैंड को आइए हम देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, चलिए आइए देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या रिकॉर्ड है, क्या इसके बारे में जानकारी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका लोकेशन होता है ब्रेन में। इसके पहले हम लोग 2 ग्लैंड्स और भी पढ़े हैं, पिनियल बॉडी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ये दोनों ग्लैंड भी ब्रेन में होते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही होता है। इस तरह से ब्रेन में टोटल 3 ग्लैंड हो गए। और अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक एंडोक्राइन ग्लैंड मानव शरीर के किस अंग में होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्रेन, जहाँ पर 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में पाया जाता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं बता दूं कि हमारे मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का जब नाम पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि को हम कहते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड। तो पीनियल बॉडी ग्लैंड से आगे हम देखें तो इसको कहेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट। इसको कहेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दूसरी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसका साइज देखिएगा तो मटर के दाने के बराबर होता है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को याद रखेंगे, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से यह अन्य ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम करता होगा। तो हम आपको बता दें कि एंडोक्राइन ग्लैंड की टोटल संख्या है 9, और इन 9 में से अगर आप 2 ग्लैंड्स को निकाल दें तो 2 ग्लैंड्स को निकालने के बाद बचेंगे 7। 2 ग्लैंड्स मैंने कौन कौन निकाला? तो एक मैंने निकाल दिया पिट्यूटरी, और दूसरा मैं निकाल दे रहा हूं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इन 2 ग्रंथियों को अगर निकाल देंगे तो बाकी बचेंगे 7। तो इन बाकी 7 ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम पीयूष ग्रंथि करता है। टोटल संख्या में 9 होती है, 9 में से पिट्यूटरी को मैंने निकाल दिया, 8 बची। अब उस 8 में से मैंने एक हाइपोथैलेमस को मैं निकाल दिया, 7 ग्रंथि बची। तो इन 7 ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हालांकि यह साइज में बहुत छोटा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे शरीर में जो दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, पीयूष ग्रंथि है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी इसका काम कितना बड़ा है कि यह 7 ग्रंथियों को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 7 को रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर इसलिए कहते हैं कि जो 7 को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी, उसको रेगुलेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इसको मास्टर ग्लैंड कहेंगे। अब देखिए, इस ग्रंथि के बारे में हम आपको बता दें
कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी 9 ग्रंथियां हैं, उन सभी 9 ग्रंथियों में सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने का काम, हार्मोन को निकालने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। और इस ग्रंथि से टोटल आपको मैं बता दूं कि 11 हार्मोन निकलते हैं। यह कुल 11 हार्मोन को रिलीज करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 11 हार्मोन हमको पढ़ने पड़ेंगे? इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 11 हार्मोन निकले उन सभी के बारे में हमको जानना पड़ेगा? जी नहीं, उसमें से मुख्यतः आपको 4 जो हैं वह मेन हार्मोन है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि 4 वो मेन हार्मोन कौन है जो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है। तो देखिए, सबसे पहला हार्मोन जो इसके द्वारा निकाला जाएगा उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम एक और नाम देते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वृद्धि हार्मोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। हमारे शरीर में शरीर का साइज बढ़ता है, उस शरीर के साइज को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार है? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम एक और किस नाम से जानते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि करने का काम किया, लेकिन अगर ये हार्मोन डिसबैलेंस होगा, मतलब कभी कम निकले कभी ज़्यादा निकले, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। एक सामान्य तरीके से जब निकलेगा, जितना इसकी मात्रा निकलनी चाहिए उतना मात्रा अगर निकलता है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति का जो हाइट होगा एक सामान्य हाइट होगा। जेन्युइन जो लोगों का हाइट होता है वो हाइट होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। लेकिन अगर इसका मात्रा डिक्रीज हो जाए, इसकी मात्रा डिक्रीज हो जाए अर्थात कम निकले, तो निश्चित है कि जब ये कम निकलेगा तो मानव की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और यदि इसकी मात्रा ज़्यादा निकले तो उस परिस्थिति भी खतरनाक होगा, क्योंकि उस अवस्था में मानव की वृद्धि काफ़ी अधिक हो जाएगी। तो हम लोग बायोलॉजी में 2 तरह का टर्म पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हाइपो और एक पढ़ते हैं हाइपर। दोनों का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम निकलना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा निकलना। तो अगर कम निकलेगा तो इसके कम निकलने से जो बीमारी होगी उस बीमारी को हम कहते हैं बौनापन। आप सर्कस वगैरह में देखते होंगे, जो सर्कस में छोटे छोटे लोग आते हैं, काफ़ी उनका हाइट कम होता है। उनकी हाइट के कम होने का कारण क्या है? कि उनमें ग्रोथ हार्मोन कम निकला है। ये ग्रोथ हार्मोन कौन निकाल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जब इस हार्मोन का रिलीज कम किया जाएगा तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? बौनापन रोग होगा, जिसको हम कहते हैं द्वारफिज्म। द्वारफिज्म, इस बीमारी को द्वारफिज्म कहते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा निकल रहा है तो ज़्यादा निकलेगा तो उस व्यक्ति का हाइट सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे, सुने होंगे, जिनकी हाइट काफ़ी अधिक होती है। सुने होंगे एक नाम द ग्रेट खली का। ग्रेट खली का आप हाइट देखिए, सामान्य लोगों के मुकाबले उनका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो उनमें क्या है कि ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ज़्यादा निकला है। तो अगर ज़्यादा निकलने से सामान्य मनुष्य की लंबाई से अगर उसका लंबाई बहुत ज़्यादा हो गया तो इस बीमारी को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म यानी एक जो सामान्य लंबाई होती है मनुष्य की, जितनी हाइट होनी चाहिए उतना अगर हाइट होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हाइट हो गया तो इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? जाइजेंटिज्म। अब ये बीमारी तभी हो पाएगा जब ग्रोथ हार्मोन डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होगा तो कभी कम निकलेगा कभी ज़्यादा निकलेगा। कम निकलेगा तो बौनापन, ज़्यादा निकल गया तो जाइजेंटिज्म। तो दोनों स्थितियाँ खराब हैं। अब आइए हम दूसरे हार्मोन को देखें। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन निकलता है? ACTH। ACTH यानी एंड्रियो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चलिए, ACTH हार्मोन को जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालता है तो एक निश्चित समय के बाद इसका
रिलीज होना शुरू होता है। यानी मनुष्य का एक सामान्य जब अवस्था आता है उस अवस्था में ही ये हार्मोन निकलेगा, ऐसे शुरुआत में ये नहीं निकलेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि यदि मनुष्य युवा हो चुका है, युवा हो चुका मतलब उस एज में आ चुका है जब उसका यौन आरंभ स्टार्ट हो चुका है, तो जब युवा अवस्था में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उस समय ये एसटीएच हार्मोन निकलता है और उस समय ये एसटीएच हार्मोन निकलकर उसमें प्यूबर्टी एज को ला देता है। यानी प्यूबर्टी एज को लाना, और प्यूबर्टी एज का मतलब यहां पर क्या हो गया, युवा अवस्था की शुरुआत कर देगा। अब ये तो युवा अवस्था की शुरुआत किस तरह से होती है, मुझे इसमें कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो युवा होते समय उसकी दाढ़ी मूँछों का निकल आना, कोई लड़का है तो उसकी दाढ़ी मूँछें निकल आती हैं, एक लंबाई जो है काफ़ी अधिक हो गया, आवाज़ का उसमें भारीपन हो जाना, ये सामान्य अवस्था है एक मतलब मेल का। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ये देखने को मिलता है उसका मोनार्च कंडीशंस का शुरू हो जाना, शारीरिक बदलाव कई प्रकार के होते हैं, उस शारीरिक बदलाव का हो जाना, आवाज़ का पतला हो जाना, ये युवा अवस्था में लड़कियों के अंदर होता है। तो इस प्यूबर्टी एज को जो लैंगिक लक्षण होते हैं, चाहे वो लड़का में हो या लड़की में हो, उस लैंगिक लक्षणों में बदलाव लाने का काम कौन करेगा, एसटीएच हार्मोन। यानी इसी से मालूम चलता है कि व्यक्ति अब युवा हो चुका है। तो सीधा सा मतलब है कि इसका रिलीज होना उसी समय संभव हो पाएगा जब व्यक्ति अपने युवा अवस्था को आरंभ कर देता है। तीसरा देखिए, तीसरा हार्मोन है लैक्टोजिन हार्मोन। लैक्टोजिन हार्मोन, अब ये लैक्टोजिन हार्मोन क्या करता है, तो जब कोई फीमेल, चूंकि ये केवल फीमेल में निकलता है, मेल में नहीं निकलता है, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौर से गुजर जाती है, यानी माँ बनने वाली जो अवस्था होती है उस अवस्था से जब वो गुजर जाती है, अर्थात जब माँ बन जाती है, तो माँ बनने के बाद उसके शिशु को, जो उसका बच्चा होता है, उस शिशु को स्तनपान कराने के लिए, उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए तुरंत उसके ब्रेस्ट से यानी सीने से दूध का निकलना शुरू हो जाता है। तो जब दूध निकलता है तो उस दूध निकलने वाली ग्रंथि को हम कहते हैं मैमली ग्लैंड, यानी उस दूध का श्रवण शुरू करेगा, और दूध का श्रवण कराने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लैक्टोजिन हार्मोन। यानी यह मां बनने के बाद उस महिला में दूध का श्रवण कराना शुरू कर देता है। सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये हार्मोन निकलेगा तो ये हार्मोन निकलकर मैमली ग्लैंड को एक्टिव कर देगा, उसके अंदर एक्टिविटी लाएगा, और जब वो एक्टिविटी लाएगा तो तुरंत दूध का निकलना शुरू हो जाएगा। तो यह, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं मिल्क हार्मोन। इस हार्मोन को क्या नाम देते हैं, मिल्क हार्मोन। यानी मां बनने के बाद उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो हार्मोन दूध निकालने का काम कराता है उस हार्मोन को हम क्या नाम देते हैं, लैक्टोजिन हार्मोन। तो इसको भी निकालने का काम करता है कौन सा ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखिए एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जब निकलता है तो उससे क्या होता है, देखिए ये हार्मोन जनरली अगर देखा जाए तो फीमेल में ही निकलता है, मतलब बहुत कम ही ऐसे केस होते हैं जब इसको मेल में निकलते हुए देखा जाता है। अधिकांशतः ये हार्मोन महिलाओं में ही रिलीज होता है, और ये तो फाइनली महिलाओं में ही केवल रिलीज होता है, लेकिन ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब मेल में भी ये रिलीज होना शुरू कर देता है। तो यहाँ देखिए जब हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, तो इस ऑक्सीटोसिन को दो तरह से हम बांट सकते हैं। अगर यह फीमेल में निकलता है, फीमेल में निकलता है तो इसको हम नाम देते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन यानी जन्म में सहायता देने वाला हार्मोन। लेकिन यदि यही हार्मोन मेल में निकलता है तो मेल में जब निकलेगा तो इस हार्मोन को हम नाम देते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन। अब ये बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन क्या है, तो चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये हार्मोन अधिकांशतः महिलाओं में ही रिलीज होता है, मतलब 99% केस में यह महिलाओं में निकलता है। 1% ऐसा केस हो सकता है जब यह
पुरुष में भी निकल सकता है। तो जब महिलाओं में निकलता है तो महिलाओं में निकलकर यह हार्मोन क्या करता है, तो जब प्रेगनेंसी का दौर चलता है और प्रेगनेंसी के दौर में जब कोई महिला माँ बनने के पोजीशन में आती है, जब उसको लेबर पेन वगैरह शुरू हो जाता है, तो लेबर पेन जब शुरू होता है तो उस समय ये हार्मोन निकलता है। उसी समय ठीक ये हार्मोन निकलता है जब महिला माँ बनने की पोजीशन में आती है, अर्थात जब बच्चा होने वाला होता है, तब तुरंत उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को निकालना शुरू करता है। और जैसे ही ये हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन निकलकर यूटेरस के मुंह को चौड़ा कर देता है, यानी जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के मुंह को चौड़ा कर देगा। तो चौड़ा किया, अब क्या होगा कि ये हार्मोन ऊपर से प्रेशर बनाएगा, ऊपर से प्रेशर बनता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर की ओर इशू हो जाए, बाहर की ओर निकल जाए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन है। दूसरी बड़ी बात कि जब ये हार्मोन निकलता है ना, तो उस समय जो लेबर पेन होता है महिलाओं को, जो प्रसव पीड़ा होती है, जो प्रसव दर्द होता है, उस दर्द को ये कम करने का काम करता है। उस दर्द को कम करने का काम करेगा, यूटेरस के मुंह को खोल देगा। यूटेरस के मुंह को खोल देगा तो बच्चा आसानी की ओर नीचे की ओर स्लाइड होगा। जब बच्चा आसानी से नीचे की ओर स्लाइड होगा तो बच्चे का जन्म आसानी से हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। लेकिन ये जब महिलाओं में निकलेगा तो इसको बर्थ हार्मोन हमने कहा। बट अगर ये हार्मोन मेल में निकल गया तो ये थोड़ा सा यहां पर दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि इसका गुण महिलाओं के लिए तो ठीक है, महिलाओं में इसको निकलना जरूरी भी है उस समय जब बच्चा होने वाला होता है, लेकिन मेल के लिए तो ये सब चीजें आवश्यक है नहीं, बच्चे से कोई मतलब है नहीं वहां पर। तो यहां पर लव हार्मोन इसको इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जब ये मेल में निकल लेता है तो मेल के गुण को ही चेंज कर देता है। और मेल के गुण को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि जब ये हार्मोन निकलेगा तो उस समय उस पुरुष में बाइसेक्सुअलिटी का गुण आ जाएगा। बाइसेक्सुअलिटी। अब मुझे बताइए, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब समझते हैं ना? उभयलिंगी, उभयलिंगी गुण का आ जाना। बाइसेक्सुअलिटी जो होता है, चूंकि गे एक अलग होता है वर्ड, लेस्बियन एक अलग वर्ड होता है, बाइसेक्सुअलिटी एक अलग वर्ड होता है। गे का मतलब ये हो गया कि जब कोई पुरुष के साथ अपने रिलेशनशिप को रखे, जब कोई पुरुष के साथ रिलेशनशिप को रखे तो उसको हम गे कहते हैं। हालांकि जो रिलेशनशिप होता है वो मेल और फीमेल में होता है, लेकिन अगर पुरुष का अट्रैक्शन पुरुष के तरफ हो तो उसको हम गे कहेंगे। उसी तरह से महिला का अट्रैक्शन अगर महिला के प्रति है, महिला के साथ ही वो रहना पसंद करती है, महिला के साथ ही अपने संबंधों को कायम करना चाहती है, तो उस महिला और महिला की रिलेशनशिप को हम कहते हैं अंग्रेजी में लेस्बियन। लेकिन ये बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर ये पुरुष में ये हार्मोन निकल रहा है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं, तो ये उस पुरुष में बाइसेक्सुअलिटी का गुण ला देगा, यानी कि वो पुरुष समान भाव से महिला के प्रति भी उतना ही आकर्षित होगा और पुरुष के प्रति भी उतना ही आकर्षित होगा। अर्थात पुरुष के साथ भी अगर उसको संबंध बनाने हो तो उसमें अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, महिला के साथ भी उसको संबंध बनाने हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही व्यक्तियों के साथ उसके रिलेशनशिप समान रूप से होते हैं। तो ऐसे गुण को हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी का गुण। तो ये कब होगा? जब इस मेल में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। अब देखिए, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसे लैक्टोजिन जो हार्मोन निकला, उस लैक्टोजिन हार्मोन ने क्या किया? मैमल्स ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया, और स्टिमुलेट जब करेगा तो वो क्या निकालना शुरू करेगा? दूध निकालना शुरू करेगा। तो ये तो पूरी तरह से दूध निकालने में सहायक कर दिया। ऑक्सीटोसिन भी दूध निकालने में ये भी सहायक होता है, यानी ये भी स्टिमुलेट करता है मैमली ग्लैंड को। तो एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर आपसे, क्या ये आपको देखे होंगे खटाल वगैरह, जहाँ पे लोग गाय भैंस बकरी वगैरह को पालने का काम करते हैं। खटाल में दूध का बड़े पैमाने पर जो है कारोबार होता है, दूध को बेचना, दूध को खरीदना, गाय भैंस काफ़ी अधिक संख्या में रखे जाते हैं। तो वहाँ पे जो खटाल का मालिक होता है, कभी कभी उसको कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश होती है। तो ज़्यादा मुनाफा कमाने की वो तभी हो पाएगा जब वो गाय और भैंस जो रखा है उससे दूध ज़्यादा निकले। तो उसके लिए क्या करता है ना कि कभी कभी उस गाय और भैंस को दूध निकालने से पहले उसको
उसको ऑक्सीटोसिन की सुई दे देता है। जब सुई देगा तो सुई देने के साथ ही जो उसके मैमल्स ग्लैंड होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब एक्टिवेट होंगे तो तुरंत दूध का स्रवण शुरू हो जाएगा। यानी ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए वह गाय और भैंस के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अधिक दूध प्राप्त करने के लिए गाय और भैंस को कौन सी सुई दी जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई आती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कृत्रिम रूप से भी मार्केट में मिलता है। हालांकि ऐसे दूध का अगर हम सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। तो ये हो गया आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से 4 प्रमुख हार्मोन जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। अब अगली ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि। चौथा है थायराइड ग्रंथि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओवटू ग्रंथि, और इसका लोकेशन होता है गले में, यानी थोरैसिक वाले पार्ट में। थोरैसिक पार्ट गले में। अगर इसका शेप देखें, शेप, तो इसका शेप होता है एच के डिजाइन का। अंग्रेजी वर्णमाला का जो एच होता है उस एच के आकार का होता है ये थायराइड ग्लैंड। तो एच आकृति का है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, या इसको एच ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि का आकार एच आकार का होता है तो बताना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पर होता है? थोरैसिक वाले पार्ट में। इस थायराइड ग्लैंड से 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है थायरॉक्सिन, और एक निकलता है कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन की मात्रा इसमें 98% होता है, जबकि कैल्सीटोनिन की मात्रा इसमें 2% होता है। थायरॉक्सिन जब हार्मोन निकलेगा तो ये क्या बदलाव लाएगा? सबसे पहला, थायरॉक्सिन हार्मोन के निकलने से आयोडीन क्वांटिटी रेगुलेट होगा। आयोडीन क्वांटिटी रेगुलेट, यानी जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा होती है उस आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा ही सबसे अधिक होती है। तो आयोडीन हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए? चूंकि हमें एनर्जी जो मिलती है वह आयोडीन से ही मिलती है, तो आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में कितनी रहनी चाहिए, इसको रेगुलेट करने का काम करता है कौन? थायरॉक्सिन। दूसरा काम इसका है मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट। मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का मतलब है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो खास करके यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब सीधे समझेंगे हम डाइजेशन से। तो डाइजेशन में ये हमारी मदद कैसे करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन जब निकलता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलकर पाचन में भाग लेने वाली जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सारे ग्रंथियों को एस्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको उत्तेजित करने का काम करता है। और जब ग्रंथियां उत्तेजित होगी तो उस समय एंजाइम को निकालना शुरू कर देगी, और वो एंजाइम फूड पार्टिकल्स पर पड़कर फूड का पाचन पूरी तरह से कर देगा। यानी जब तक ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक सभी डाइजेशन में भाग लेने वाली ग्रंथियां स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, और जब वो स्टिमुलेट ही नहीं हो पाएगी तो वहां से एंजाइम नहीं निकलेगा। एंजाइम नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। इस तरह हम कहेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। मैंने क्या बात बताया कि जब ये हार्मोन निकलता है तो ये हार्मोन निकलकर तुरंत सभी पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है। जब वो ग्रंथियां स्टिमुलेट होती हैं तो वो एंजाइम निकलना शुरू करती है, और जब एंजाइम निकलना शुरू करेगी तो उस अवस्था में जो भी फूड पार्टिकल्स होगा उसका पाचन हो जाएगा। तो इस हार्मोन का निकलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर डाइजेशन का प्रोसेस सही ढंग से हो पाता है। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है
ये जब निकलेगा तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको यहाँ समझते हैं। देखिए, कैल्सीटोनिन हार्मोन में सबसे अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है कैल्सीटोनिन। यहाँ नाम में दिख रहा है कैल्शियम, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि थायरॉक्सिन में सबसे अधिक आयोडीन की मात्रा होती है। तो कैल्सीटोनिन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। अब ये कैल्शियम किन किन चीज़ों में होता है, पहले आइए उसको देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि कैल्शियम किन किन चीज़ों में होता है, तो याद रखिएगा, कैल्शियम होता है केस में, कैल्शियम होता है नाखून में, कैल्शियम होता है दांत में, कैल्शियम होता है हड्डी में, कैल्शियम होता है ब्लड में। यानी इन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो केस, नाखून, दांत, हड्डी, तो हम ऐसे ही जानते हैं कि दांत, हड्डी, मतलब इसमें तो कैल्शियम होगा ही होगा। केस और नाखून में भी कैल्शियम होता है, लेकिन इसके बाद भी एक जगह और कैल्शियम होता है, ब्लड में। तो होता क्या है कि जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाए तो भी खतरनाक है। तो उस परिस्थिति में क्या करता है कि जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को यह ट्रांसफ़र कर देता है हड्डियों के पास। यानी हम लिखेंगे इट ट्रांसफर टू कैल्शियम, इस ट्रांसफर टू कैल्शियम ब्लड टू बोन। यानी कि यह कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो ये उसी समय निकलता भी है कि जब ब्लड में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा हो जाती है, तो उस समय कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। और जब ये हार्मोन निकलेगा तो इस ब्लड में जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को यह किसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, बोन के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ये थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन या कैल्सीटोन निकला, ये अगर दोनों हार्मोन कम या ज़्यादा निकले तो उस परिस्थिति में क्या समस्याएं हो जाएगी। खास करके चूंकि 98% आपको थायरॉक्सिन ही है, तो जब ये कम निकलेगा तो सबसे बड़ी बात है कि थायरॉक्सिन में मैंने पहले ही बताया कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, आयोडीन। यानी हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो उस परिस्थिति में हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाएगी। और आयोडीन की मात्रा में कमी होने से एक बीमारी होता है, जिस बीमारी को आप सुने होंगे, ग्वाइटर रोग। अगर ये डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करने पर एक बीमारी होता है ग्वाइटर, जिसको हम कहते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग जो पहाड़ी भागों पर रहने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक वो लोग नहीं होते हैं। समुद्र के नज़दीक जो लोग होते हैं उनको यह बीमारी कम होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में वैसे ही काफ़ी अधिक मात्रा में NaCl की मात्रा होती है, नमक होता है, और नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आयोडीन की मात्रा में जब कमी होगी तो ग्वाइटर रोग होगा। आयोडीन की मात्रा कब कम होगी, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, आयोडीन है। अब यहाँ से समझें कि अगर ये कम निकलता है तो उस परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा निकलेगा तो उस परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइपो और एक हो गया हाइपर, कम और ज़्यादा। अगर ये थायरॉक्सिन कम निकलेगा तो उस परिस्थिति में वेट गेन होगा, यानी वेट बढ़ जाएगा। और ज़्यादा निकलेगा तो वेट लॉस होगा, यानी वज़न बढ़ जाना, और इसमें हो जाएगा वज़न का घट जाना। दूसरी बीमारी ग्रेव्स डिजीज़ बीमारी होगा। तो देखिए यहाँ मतलब उल्टा दिख रहा है, क्योंकि जब कम निकल रहा है तो वेट बढ़ जा रहा है मनुष्य का। ये कैसे हो पाया? तो मैं पहले ही बताया हूँ कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अब देखिए क्या होगा,
अगर ये सामान्य मात्रा में निकल रहा है तो ये निकलकर जितनी भी ग्रंथियां हो रही हैं जो पाचन में सहायक है उन सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट कर रहा है। जब स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो एंजाइम निकाल रही है और एंजाइम निकालकर वो फूड पार्टिकल्स का पाचन कर रही है। तो यहाँ पर समझिए, जब ये कम निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा वह दर भी काफ़ी कम हो जाएगा। वो दर कम हो जाएगा क्योंकि जब ये कम मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा तो उस परिस्थिति में जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं वो उतने ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे। मतलब स्टिमुलेट होंगे लेकिन धीरे धीरे स्टिमुलेट होंगे। तो उस परिस्थिति में वो धीरे धीरे एंजाइम को निकालेंगे, धीरे धीरे एंजाइम को निकालेंगे और धीरे धीरे जब एंजाइम निकलेगा तो धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स का पाचन होगा, धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स का पाचन होगा। और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन का डाइजेशन होता है उसका दो प्रोसेस है मेन। एक भोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, पचने के बाद भोजन क्या होता है, स्टोर होता है। और दूसरा वेस्ट फूड जो बेकार होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये धीरे धीरे भोजन का पाचन होगा तो धीरे 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 भोजन का पाचन होते 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 ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में भोजन स्टोर होगा। और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। हमारे बॉडी में सबसे अधिक भोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। और लीवर के बाद कहाँ होता है, मसल में। लीवर के बाद मसल में होता है, मांसपेशियों में होता है। तो हुआ ये कि जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो उस परिस्थिति में एंजाइम भी कम निकलेंगे, क्योंकि जब यही कम निकला तो उतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे एंजाइम, तो कम निकलेंगे। कम निकलेंगे तो भोजन का पाचन धीरे धीरे कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। तो जितना धीरे धीरे पाचन होगा आसानी के साथ पचकर वो हमारे बॉडी में क्या होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा। और हमारे बॉडी का जो 50% वेट होता है वो 50% वेट किसके चलते होता है, मसल के चलते होता है। तो जो भी स्टोर हुआ भोजन है वो सारा भोजन जाकर क्या होगा, लीवर के पास और मसल के पास, मांसपेशियों के पास जाकर स्टोर होने लगेगा। जब स्टोर होने लगेगा तो उस परिस्थिति में हमारा वेट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि मांसपेशियों में जाकर भोजन के स्टोर होने से उसमें स्वेलिंग होगी, मतलब उसमें सूजन होगा, काफ़ी ज़्यादा मांस चारों तरफ बढ़ जाएंगे। और जब मांस बढ़ेंगे तो उस परिस्थिति में हमारा वेट क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी इसकी मात्रा कम निकलती है तो भोजन का पाचन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे भोजन का पाचन होगा तो स्टोर होने का मौका ज़्यादा मिलता है। जब स्टोर होने का मौका अधिक मिलेगा तो उस परिस्थिति में जो भी हमारे मसल सेल होंगे वो ज़्यादा वृद्धि करेंगे। जब वृद्धि करेंगे तो उस परिस्थिति में कि हमारे बॉडी का वेट बढ़ेगा, चूँकि मसल का वेट बढ़ेगा तो बॉडी का वेट बढ़ेगा। तो उसी बीमारी को आप सुनते होंगे, एक बीमारी कहा जाता है जो काफ़ी फेमस है, थायराइड बीमारी का हो जाना। थायराइड बीमारी सुनते होंगे ना, जिसमें गले वगैरह में, गले वाले पार्ट में सूजन हो जाती है। क्योंकि गले में ही ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है तो गले में सूजन सबसे पहले करेगा, उसके बाद चारों तरफ मांस में वृद्धि हो जाएगी। तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। और ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है ना, ग्रेव्स डिजीज़ में जो नेत्र कटोर जो होता है उसमें जो गोलक होता है, ये आँखों के अंदर का जो गोलक होता है वो गोलक बाहर की ओर निकला हुआ दिखता है, मतलब दिखेगा बाहर की तरफ, लगेगा जैसे आँख का जो गोला है वो बाहर से चिपकाया गया है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। ये बीमारी तब होता है जब आयोडीन की मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। आयोडीन की मात्रा में वृद्धि कब होगी, जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा। तो चलिए ये आप समझ गए कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स हमारे बॉडी में क्या क्या परिवर्तन लाता है। उसके बाद अगला जो ग्रंथि है वो है पाराथायराइड। चलिए पांचवी ग्रंथि का हम नाम पढ़ें, पाराथायराइड। पाराथायराइड, और ये पाराथायराइड जो ग्रंथि होता है ये भी थोरैसिक वाले पार्ट में ही होता है, अर्थात ये भी गले में होता है, गले में होता है। अब इसमें क्या है देखिए, पाराथायराइड में क्या है और थायराइड में क्या है। थायराइड के बारे में हम पढ़े कि इसका आकृति एच आकार का एक ग्लैंड होता है हमारी गले में, लेकिन इस एच वाले ग्लैंड के चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस प्रकार से इस पर लोब पाए जाते हैं। पैरा, पारा मतलब हो गया पैर पर,
जो भी इसके पैर हैं एच वाली ग्रंथि के, उस मतलब थायराइड ग्लैंड का जो एच आकृति होता है उसके पैरों पर लोब पाए जाते हैं। लोब क्या होता है ना कि अलग अलग पार्ट होते हैं, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इंटरनली ये टिश्यू से या फिर बोन से या हम कहें सेल के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पर कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गया, तो अलग अलग है पार्ट बट वो आपस में क्या है, कनेक्ट है, उसी को हम लोब कहते हैं। तो इनके चारों तरफ एच जो आकृति का जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके चारों तरफ चारों पैरों पर लोब पाए जाते हैं, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, पाराथायराइड ग्लैंड। यानी हम सीधे कहेंगे कि यह थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ होता है, थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ होता है, ग्रंथि के चारों तरफ होता है, चारों तरफ होता है। इसमें लोब पाए जाते हैं, इसमें लोब पाए जाते हैं, चारों पैरों पर इसमें लोब पाए जाते हैं। अब देखिए क्या करेगा, ये करता क्या है, तो इसके द्वारा जो हार्मोन निकालते हैं उसको हम कहते हैं पाराथायरॉक्सिन। नाम से पाराथायराइड तो पाराथायरॉक्सिन, पाराथायरॉक्सिन। अब ये हार्मोन निकलेगा तो ये क्या करेगा काम। अभी हमने आपको बताया कैल्सीटोनिन का कार्य, और कैल्सीटोनिन का कार्य हमने यही बताया कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है यह क्या करता है कि जब ब्लड में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, एक्सेस मात्रा में जब कैल्शियम होता है तो उस कैल्शियम को यह ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, बोन के पास, या बोन के पास ट्रांसफर करता है। लेकिन जो पाराथायरॉक्सिन होता है वो क्या करता है कि जब बोन के पास कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो वह क्या करता है, ब्लड के पास ट्रांसफर कर देता है। यानी कैल्सीटोनिन का ठीक उल्टा कौन सा हार्मोन होता है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें लिखेंगे कि इट ट्रांसफर टू कैल्शियम बोन टू ब्लड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे दो हार्मोन हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो आपको नाम बताना है पाराथायरॉक्सिन और एक नाम बताना है कैल्सीटोनिन। लेकिन कैल्सीटोनिन हार्मोन को निकालने का काम कौन सा ग्रंथि करता है, थायराइड ग्रंथि, जबकि पाराथायरॉक्सिन को निकालने का काम करता है कौन, पाराथायराइड ग्लैंड। दोनों का पोजीशन कहाँ होता है, दोनों ये ग्रंथियां कहाँ होती हैं, दोनों की दोनों ग्रंथियां होती हैं थोरेसिक वाले पार्ट में, यानी गले वाले पार्ट में। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे जो बचे हुए पार्ट हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।